नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में लास्ट क्लास में मैंने आपको कूलाम के नियम का सत्यापन कराया था गॉस की प्रमेय की सहायता से, है ना। डिडक्शन ऑफ कूलाम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ या गॉस थ्योरम। आइए दो तीन डेरिवेशन इसमें रह रहे हैं, वे हम कर लेते हैं। मैंने आपको चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था, आवेश घनत्व। तो मैंने बताया था आपको चार्ज डेंसिटी इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा था सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। और तीसरा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि आयतनीय आवेश घनत्व। क्लियर है? तो उन्हीं तीनों के डेरिवेशन करने हैं, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और किसके कारण? सबसे पहले निकालना है लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण, ठीक है। तो और फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण और फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज्ञात करना है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र, ठीक है जी। तो तीन डेरिवेशन है इसके। आइए पहले या मेन हेडिंग ऐसे डालो आप, उसके अंदर तीन डेरिवेशन हो जाएंगे ना। तो मेन हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हिंदी में कहेंगे सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? और क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो। किसके कारण? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, है ना। और मैं आपको बता दूं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज डेंसिटी के कारण। क्लियर है? यानी आवेश घनत्व के कारण। तो इसका पहला डेरिवेशन हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? तो ड्यू टू, पहले वाला कौन सा होता है? लीनियर, है ना। पहले वाला कौन सा होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी। क्लियर है? या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हो, ठीक है जी। क्या कह सकते हो? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं और लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कह सकते हो, ठीक है। यानी रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहली हेडिंग समझ में आई आपको? ये डेरिवेशन हमें करना है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए देख लेते हैं इसका डायग्राम। देखो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु। और यहाँ पर देखो कोई वायर है ना, जिसकी लंबाई एल होगी, लेंथ। तो उसका एक स्मॉल एलिमेंट मान लो, है ना, सूक्ष्म अवयव, जिसकी लेंथ कितनी है? डी.एल। और इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो डी.एल लेंथ है, और जब डी.एल लेंथ है इस स्मॉल पार्ट की, तो इस पर जो चार्ज है वो कितना होगा? डी.क्यू होगा। क्लियर है? और इससे स्मॉल आर, बल्कि, है ना, इससे कुछ दूरी पर क्या है? कोई पॉइंट पी है, जिस पर आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, पॉइंट पी पर। और किसके कारण फाइंड करनी है? तो ये जो है ना स्मॉल एलिमेंट है, या कुल मिला के बात कहो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण, यानी वायर के कारण, चार्ज वायर के कारण, ठीक है। क्लियर है? और इसका जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, वो वेक्टर आर मान लो। इसका जो है वेक्टर R1 कह दो या डैश कह दो, जो भी आपका मन करे, है ना, ठीक है। और मान लो ये पॉइंट ए है, कोई दिक्कत तो नहीं।
चलो ठीक है। और पॉइंट पी पर देखो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पॉइंट पी पर एक चार्ज रखते हैं, मैंने बताया था, जिसे आप टेस्ट चार्ज कहते हैं, परीक्षण आवेश। क्लियर है? डायग्राम समझ में आया आपको? अब देखो इसकी लैंग्वेज सुन लो एक बार, है ना। लेट अस कंसिडर, माना, है ना, क्या है, ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। क्लियर है? ऑफ लेंथ एल एंड चार्ज प्लस क्यू। क्लियर है? यानी एक वायर है जिसकी लेंथ एल है और जिसका चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। तो लेट डी एल बी द इट्स स्मॉल एलिमेंट हैविंग चार्ज डी क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। लेट देर इज ए पॉइंट पी, है ना, लेट देर इज ए पॉइंट पी एट विच वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है? द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज वेक्टर आर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज वेक्टर आर वन। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई आपको? चलो तो देखो, ठीक है जी। आइए एक बार हिंदी में सुन लीजिए। देखो, माना कोई, है ना, एल लंबाई तथा क्यू आवेश का रेखीय आवेश वितरण है, यानी कि तार है। ठीक है, क्लियर है? और देखो कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसका स्थिति सदिश वेक्टर R है। ठीक है जी। और बिंदु A का स्थिति सदिश वेक्टर R1 है। तार का सूक्ष्म अवयव dl है जिस पर आवेश dq है। ठीक है, और बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। क्लियर है? कर लोगे? चलो अब डेरिवेशन करते हैं। पहले इसमें लगाएंगे वेक्टर ट्राइंगल लो। तो आप ध्यान दो, फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल लो। ठीक है जी, फ्रॉम वेक्टर ट्राइंगल लो, इसे कहेंगे सदिश त्रिभुज नियम से। ये नियम क्या है, देखो ध्यान दो, मैंने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर उसमें पढ़ाया था। तो देखो, मान लो P पर जाना है आपको O से, तो दो रास्ते हैं, O से A पर जाओ और A से P पर जाओ। ठीक है, O से A पर गए, A से P पर गए। इसका मतलब क्या हुआ, O से आप, एक रास्ता तो ये है O से A पर जाओ, A से P पर जाओ, ऐसे है ना। और दूसरा है O से डायरेक्ट कहाँ चले जाओ, P पर। तो ये है वेक्टर ट्रायंगल लो। ठीक है, वेक्टर OA कितना है, ये रहा वेक्टर R1। वेक्टर AP कितना है, निकालना है। वेक्टर OP कितना है, वेक्टर R। तो वेक्टर AP कितना आएगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर R1। ठीक है जी। और AP निकालना हो तो आपको पता है वेक्टर AP का क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस, परिमाण। तो इधर भी मॉडुलस लगेगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर R1। ठीक है, बात समझ में आई आपको? चलो, और अब एक काम करेंगे। सबसे पहले तो स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे, है ना। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, किस किस के बीच लग रहा है, बिटवीन, यही है ना, स्मॉल लेंथ एलिमेंट ठीक है, यानी dl और इसके Q0 के बीच। ठीक है जी। और किसके हेल्प से निकालेंगे, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम के नियम से। ठीक है जी। तो Q0 तथा इस सूक्ष्म लंबाई अवयव के बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलम के नियम से, देखो कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे। तो देखो क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर बताओ, मतलब ये वेक्टर फॉर्म बता दो क्या होता है। वेक्टर F बराबर होता है, याद है ना आपके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, Q और Q0 ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर Q0 तो है दूसरा चार्ज, लेकिन पहला चार्ज है dq। तो यहाँ Q की जगह क्या आएगा, dq। और अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस का क्यूब होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं पहले वेक्टर फॉर्म क्या है। देखो वेक्टर फॉर्म ये है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन आर क्यूब और इंटू वेक्टर आर। ये है कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो आर क्यूब, आर यानी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, और ये तो है ना, यहाँ पर तो वेक्टर नहीं आता है, तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ ए पी, तो ए पी की होल क्यूब, और यहाँ रहेगा वेक्टर ए पी। ठीक है, वेक्टर है ना यहाँ पे इसका भी मान है, इसका भी मान है, दोनों की वैल्यू रख दो। और देखो डी क्यू के कारण है तो इसे डी वेक्टर एफ मान ले, है ना, तो डी वेक्टर एफ कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट डी क्यू इंटू क्यू। ए पी की वैल्यू ये रही मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन। ठीक है, इसकी पावर 3 है, और ये है वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन। ठीक है, आर वन की जगह आप आर डैश भी मान सकते थे, है ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब एक बात और सुन लो। देखो आप देखो लीनियर चार्ज है ना, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी, नहीं क्या होता है, क्यू अपॉन एल होता है, तो डी क्यू अपॉन डी एल होगा ना। ठीक है जी, भाई लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल पढ़ाया था मैंने, तो लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन डी एल स्मॉल के लिए करेंगे तो यहाँ से डी क्यू कितना आएगा लैम्डा इंटू डी एल। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो डी वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये लैम्डा डी एल इंटू क्यू अपॉन वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन की पावर 3, और ये वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर वन। कोई दिक्कत तो नहीं है? वेक्टर डी एफ है ना। ठीक है, चलो इधर देख लो, अभी थोड़ी जगह है इधर। तो देखो हमने निकाल दिया है किसके कारण, बोलो, स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप एक काम करो, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंप्लीट के कारण निकाल लो, है ना। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देखो कर कैसे भी सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, है ना, पहले स्मॉल लेंथ एलिमेंट था, अब ये बिटवीन कंप्लीट वायर एंड क्यू नोट। ठीक है, एक बात और सुनो, मैंने आपसे कहा था कि पीडीएफ नोट्स आपको तब मिलेंगे जब ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा, है ना, तो अभी तो हुआ नहीं हमारे यहाँ। तो नोट्स जो मैं आपको दे रहा हूँ वे तो ऐसे हैं कि पुराने नोट्स हैं, है ना, किसी कहीं मतलब कोई किस क्लास से लिया गया, कोई क्लास से लिया गया, क्योंकि टॉपिक सेम है, तो इसलिए उनमें जो बातें हैं बिल्कुल सेम नहीं होंगी जो मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी बहुत अलग होंगी, है ना। तो वो थोड़ी बहुत बातें, है ना, अलग हैं, तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि नोट्स खुद से बनाएं। नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, हालांकि बात है ना, लेकिन नोट्स जो स्टूडेंट खुद से बनाता है, देखो वीडियो लेक्चर कर रहे हो आप, खुद से नोट्स बना रहे हो, है ना, बैठ के लेक्चर देख रहे हो, पेन है पेपर है, तो एक सीरियसनेस के साथ करोगे ना। और लेकिन आप लेट के लेक्चर देख रहे हैं, जब नोट्स नहीं बना रहे हो, तो है ना, आराम से, है ना, विश्राम की मुद्रा में, तो फिर वो अच्छे से समझ में भी नहीं आता, इतना एक्टिव माइंड भी नहीं रहता। और नोट्स बनाने के क्रम में ही बहुत सारी बातें खुद से क्लियर हो जाती हैं, है ना, जो दूसरे के नोट्स हैं, मतलब टीचर के हों, किसी साथ के स्टूडेंट के हों, उनमें वो बात नहीं, आपके लिए वो बात नहीं है ना, क्योंकि कहते हैं ना जिसके नोट्स होते हैं उसे ही बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, क्योंकि उसने जब नोट्स बनाए ना तो उसके माइंड में जो जो बातें चल रही थी, तो जब वो अपने नोट्स को पढ़ता है ना तो उसके माइंड में वे सब बातें क्लिक कर जाती हैं, है ना। और दूसरे के नोट्स में तो ऐसा नहीं होता, इसलिए अपने नोट्स बेस्ट होते हैं, ये बात आप ध्यान रखो। तो वीडियो से ही बनाया करो नोट्स, है ना। बाकी भाई, है ना, हमारा तो दायित्व है, तो हम तो अपने दायित्व को पूरा करेंगे ही, नोट्स तो मिलेंगे ही आपको, है ना। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कंप्लीट वायर एंड क्यू नोट, तो देखो क्या आएगा, कंप्लीट के लिए कर रहा हूँ तो डी एफ थोड़ा ना रहेगा, अब तो एफ हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रल, पता है ना, स्मॉल निकाल के उसका इंटीग्रल कर दो तो कंप्लीट हो जाता है। तो इंटीग्रल
और यहाँ dl आ रहा है, तो इंटीग्रल भी कौन सा होगा, लाइन इंटीग्रल, है ना। आपको पता होगा मैथमेटिकल फिजिक्स आपने पढ़ी थी फर्स्ट टाइम में, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, 3 टाइप के इंटीग्रल होते हैं। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, लैम्डा इंटू क्यू इंटू डी एल अपॉन, बल्कि ये क्यू नॉट है, ठीक है जी, अपॉन में क्या है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर r1 की पावर 3 और ये वेक्टर r माइनस वेक्टर r1, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब एक काम करो, कांस्टेंट बाहर निकालो और जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो वेक्टर f बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट बाहर आएगा, लैम्डा बाहर आएगा, है ना, और अंदर बच जाएगा डी एल, ठीक है, वेक्टर या डी एल अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 की होल पावर कितनी है 3 और इनटू में वेक्टर r माइनस वेक्टर r1, ठीक है। तो ये फोर्स निकल गया भाई, आपसे फोर्स भी निकलवाने लगे तो यहाँ तक कर देना है, और फोर्स से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवाने लगे तो अब आगे करेंगे, लेकिन पहले यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, यहाँ कोई कर देते हैं, क्योंकि अगला डायरेक्शन भी कुछ इसी की हेल्प से करा दूंगा मैं आपको। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप यहाँ लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, ठीक है। तो E बराबर क्या होता है, E बराबर आप जानते हो F/Q0, वेक्टर लगा लो, ठीक है। तो देखो वेक्टर E बराबर 1/Q0 ऐसे रखो, और ये वेक्टर F की वैल्यू रख दो, ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा Q0 लीनियर लाइन इंटीग्रल dl अपॉन वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 की पावर 3 है ना, और इनटू में क्या है, यही लिख दूँ वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 है, ठीक है जी। देखो ब्रैकेट बंद है, Q0 से Q0 कैंसिल, तो वेक्टर E बराबर कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, और चाहो तो लैम्डा को भी अंदर ही रख लो, लाइन इंटीग्रल लैम्डा dl अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर r माइनस वेक्टर r1 की होल पावर 3 और वेक्टर r माइनस वेक्टर r1, ठीक है, समझ में आया। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, या लीनियर चार्ज डेंसिटी। कर लोगे इसे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे दूसरे वाले की तरफ। तो लीनियर की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ सरफेस, ठीक है जी, लीनियर के स्थान पर क्या आएगा, केवल सरफेस। और ये सेकंड वाला डेरिवेशन है, यानी पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखो यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा चेंज होगा बस, देखो तो इस बार है ना सरफेस पर है चार्ज, ठीक है जी, क्लियर है। बल्कि इसे थोड़ा नीचे को मानते हैं, ठीक है जी। ये प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इसका एरिया तो dA है और इसका जो चार्ज है वो dQ है, ठीक है जी, क्लियर है। और मान लो यहाँ पर है पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये पॉइंट A है, बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, बस इस तरीके से डायग्राम हो जाएगा, है ना। जैसे वहाँ लेंथ dl थी तो यहाँ एरिया dA है बस, है ना, और वहाँ पर चार्ज dQ था तो यहाँ भी चार्ज dQ है, ठीक है। तो सेम हो जाएगा, बस लीनियर वर्ड की जगह सरफेस आएगा लैंग्वेज में, और लेंथ की जगह एरिया आएगा, है ना, dA।
कर लोगे ना, लैंग्वेज तो लिख लोगे, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले सभी उसी की तरह है बिल्कुल, बस यहाँ पर प्लेट आ गई है ना। तो देखो वेक्टर ट्राइंगल लो भी बिल्कुल सेम लगेगा, कोई इसमें अलग नहीं होगा, ठीक है। और ये सब भी आपका सेम रहेगा, ठीक है, ये भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर चेंज होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी की जगह क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस पर है ना इस बार चार्ज, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की जगह क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो कैसे, आप जानते हो सरफेस पर चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी ए। तो डी क्यू बराबर क्या आएगा, सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। तो देखो डी क्यू का मान रख दो, सिग्मा इंटू डी ए, सारा सेम है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ भी लैम्डा की जगह सिग्मा और डी एल की जगह डी ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भी लैम्डा की जगह सिग्मा, चलो सिग्मा तो चाहे अंदर ही रख लो, और डी एल की जगह डी ए, ठीक है। देखो सारा सेम है नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ भी लैम्डा की जगह सिग्मा और डी एल की जगह डी ए, ठीक है। क्यू नोट कट जाएगा तो सिग्मा इंटू डी ए रहेगा, ठीक है जी। और ये लाइन इंटीग्रल नहीं है, इस बार सरफेस इंटीग्रल है, तो ए आएगा, ठीक है। इस बार कैसा इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल। कर लोगे इसे, तो देखो ये डेरिवेशन भी उस डेरिवेशन की हेल्प से ही आराम से हो गया है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी साथ साथ आप नोट करते चल रहे होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। कर लोगे इसे, चलो तो अब थर्ड वाले पे चलते हैं। क्या आएगा, सरफेस की जगह वॉल्यूम आ जाएगा ना, और डायग्राम में चेंज होगा। वॉल्यूम बनाना है इस बार, यानी 3 डायमेंशनल। तो देखो ठीक है जी, और इस पर चार्ज है, क्लियर है। ठीक है, सारा सेम रहेगा। इसका वॉल्यूम dV और इसका चार्ज dQ, ठीक है, कर लोगे। और बाकी सारी चीज़ें सेम, ठीक है। लैंग्वेज में वॉल्यूम आएगा बस, है ना, सरफेस की जगह, पिछले डेरिवेशन से यदि कंपैरिजन करें तो, ठीक है, यानी पृष्ठ की ये क्षेत्रफल की जगह आयतन आएगा, है ना। और dV की जगह, मतलब dA की जगह dV आ जाएगा बस, ठीक है। देखो कैसे, तो ये सेम रहेगा, लैंग्वेज में कर लोगे। और ये यहाँ पर सब सेम है, बस सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्लेस पर क्या आएगा इस बार, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वो होती है रो dQ अपॉन dV। तो क्या आएगा dQ, रो इंटू dV, ठीक है। तो यहाँ पर रो इंटू dV आ जाएगा बस, तो यहाँ रो और यहाँ dV, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब इंटीग्रल करोगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा, तो V लगा दो यहाँ, और यहाँ रो और यहाँ इंटू में dV, ठीक है। यहाँ पर भी V आएगा, और यहाँ रो और यहाँ इंटू में dV, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। कहीं कुछ रह गया हो तो आप अपने अनुसार देख लियो। और यहाँ देखो सिग्मा की जगह रो और A की जगह V, ठीक है। और यहाँ भी A की जगह V, यहाँ भी A की प्लेस पर V, सिग्मा की जगह रो, A के स्थान पर V, ठीक है। कहीं रह गया हो तो आप देख लेंगे। तो इस प्रकार ये डेरिवेशन आएगा, ठीक है। तो देखो तीनों डेरिवेशन हो गए, और ये तीसरा पॉइंट था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना।
या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, हिंदी में कहें तो आयतनीय आवेश वितरण या आयतनीय आवेश घनत्व। ठीक है जी। तो देखो आज के लेक्चर में एक डेरिवेशन को हमने समझा अच्छे से और उसके जैसे ही 2 डेरिवेशन भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर में 3 डेरिवेशन हमने किए, इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।